का अमरावतीच अशी आहे, म्हणजे अमरावती जिल्ह्यात या, अमरावतीला या, कारण का एक वेळा येण्यानं आमचं काही मन भरणार नाही आणि त्याच्यामुळं पुन्हा या आणि आशीर्वाद द्या. आणि योगीजी जिथे जिथे जातात, मी इचलकरंजीला योगीजीची सभा घेतली, उमेदवार एकदम पडणार होता, योगीजीची सभा घेतली, 18,000 मतानं योगीजीनं सभेनं निवडून आणलं. आणि त्याच्यामुळं राजेश भाऊ तुम्ही निवडून येणार, चंदूभाऊ यावलकर तुम्ही निवडून येणार, प्रताप दादा तुम्ही निवडून येणार, तिकडे प्रवीण निवडून येणार, रवी राणा निवडून येणार आणि हे सगळे पाचही केवलराम काळे निवडून येणार. हे पाचही उमेदवार निवडून आणण्याची जबाबदारी आपणाला देतो आणि माझ्या शब्दांना विराम देतो. योगीजी निघालेले आहे एअरपोर्टवरून आणि नवनीत बाबींना त्यांचं भाषण सुरू करण्याची विनंती करतो. धन्यवाद. जय हिंद. भारत माता की. धन्यवाद डॉक्टर सर. माननीय नवनीतजी राणा. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांना नमन करते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांना सुद्धा नमन करते, मानाचा मुजरा करते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करते. आदरणीय मंचवर उपस्थित सगळे मान्यवर, प्रतापदादा अडसड, आमचे दामणगावचे उमेदवार आमचे दादा राजेश भाऊ वानखडे, ज्यांच्याकरिता आपण सगळे इथे उपस्थित आहे, आणि रवीजी जे बडनेरा मतदारसंघाचे महायुतीचे उमेदवार आहे, प्रवीण भाऊ तायडे आणि चंदू भाऊ यावलकर जे वरुड मोर्शीचे उमेदवार आहे, केवल भाऊ काळे जे मेलघाटचे उमेदवार आहे, यांच्याकरिता एकदा सगळ्यांनी जोरदार नारे लाव. जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की. आले पाहिजे ना निवडून की नाही? एकदा सगळे हात वरती करून भारत माता की. आणि आदरणीय मंचावर आमचे राज्यसभाचे मेंबर, आमचे माजी पालकमंत्री आणि आमचे आदरणीय आमचे नेते असे आमचे अनिलदादा बोंडे साहेब, शिवरायदादा कुलकर्णी, आमची किरणताई महल्ले, दिनेश भाऊ सूर्यवंशी, नितीन भाऊ गुडदे, विवेक भाऊ गुल्लाने, गिरी महाराज, जयंतरावजी डहनकर, मनोहर भाऊ लवटे, प्रमोद भाऊ कोरडे आमचे आणि सगळे मान्यवर, जेवढेही भारतीय जनता पार्टीचे महायुतीचे सगळे पदाधिकारी, सगळ्यांना मी मनापासून नमस्कार करते. जय गुरु. जय श्रीराम, जय श्रीराम. या मतदारसंघाचे तिवसा मतदारसंघ ज्याच्या प्रचाराकरिता आपण सगळे इथे उपस्थित झालो आहे, सगळ्यांना माहित आहे या मतदारसंघ गेल्या 3 टर्म पासून आमची नणंदबाई इथे रिप्रेझेंट करताय. आमची नणंदबाई या मतदारसंघाला रिप्रेझेंट करत आहे आणि माझे काही नणंदबाई इथे सगळे बसले, तुम्ही सगळे इमानदार आहे, पण माझी नणंदबाईला हे खूप आवडते. कडक काय कडक. या मतदारसंघामध्ये गेल्या किती वर्षापासून त्यांनी परंपरा सुरू केलेली आहे आणि काँग्रेसचे कार्यकर्त्यांना माझं आव्हान राहील, या मतदारसंघामध्ये जर त्यांचे पिढ्यानी पिढ्या तेच फक्त या मतदारसंघामध्ये प्रतिनिधित्व केला तर बाकी कार्यकर्ता फक्त सतरंज्या उचलण्याकरिता आहे त्या तिवसा मतदारसंघामध्ये. त्यांनी हे प्रश्न त्यांना नक्की विचारला पाहिजे. अरे मी बरेचसे आमदार, बरेचसे खासदार, बरेचसे मंत्री पाहिले, पण या मतदारसंघामध्ये जाती जातीला विभाजन करणारा फक्त एकच माझी नणंदबाईंनी प्रत्येक जातीला विभाजन करून त्यांचे मत खाण्याचे काम गेल्या कितीक वर्षापासून या मतदारसंघामध्ये केलं आहे. आमचे वानखडे दादा, तुम्ही सरळ असाल, खानदानी राजकीय डोका वारसा तुमच्या डोक्यावर नसन, पण मला हे नक्की माहित आहे गोर गरिबांसाठी इमानदारीने काम कोणी करू शकते तर ते फक्त आमचे राजेश भाऊ या मतदारसंघामध्ये करू शकतात.
शेतकऱ्यांच्यासाठी न्यायासाठी जर कोणी लढू शकते तर या मतदारसंघामध्ये राजनीतिक बाजूनी ठेवून या मतदारसंघामध्ये काम करून शेतकऱ्यांना न्याय फक्त एक मे येणारे भविष्यात आमदार देऊ शकते ते आमचे राजेश भाऊ. या मतदारसंघामध्ये जर मजदूर वर्ग आज नांदगाव पेठमध्ये एवढे मोठे कंपनी आम्ही सगळ्यांनी आणले आणि 2014 नंतर आमची सरकार देवेंद्र फडणवीसजी जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हाच इथे सगळ्यात रेमंड सारखी, सियाराम सारखी आणि हरमन्स कंपनी सारखी मोठे उद्योग आणण्याचं काम जर कोणी केलं असाल, अरे देवेंद्र फडणवीसजींनी काम केलं. अरे अशी आहे माझी नणंदबाई की मेलेल्या माणसाच्या डोक्याचं लोणी सुद्धा सोडत नाही. आणि या पद्धतीने या मतदारसंघाचे मुलांचं भविष्य नाश करण्याचं काम माझी नणंदबाईंनी केला. जेवढे मोठ्या कंपन्या नांदगाव पेठ मध्ये आले मला सांगा, मोजरीतून, तिवसामधून, वलगावचे, नेरपिंगडाईचे किती माझे शेतकऱ्यांचे मुलांचे हाताला रोजगार त्या बाईंनी दिलाय. एकही रोजगार या मुलांना त्यांच्या भविष्याकरिता भेटलं नाही. एवढा वाठोडा या मतदारसंघाचे शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी एकही रोजगार त्यांनी खूप कमवला. बरं, माई नणंदबाई खूप हुशार आहे या गोष्टीत, या बाबतीत एकदम हुशार आहे. दर्यापूरमध्ये एक उमेदवाराकडनं बम घेतले, लोकसभामध्ये लावून घेतले, आता विधानसभाची तिकीट देईन म्हणून लावून घेतले. ते डब्बे वाटले ना म्हणते दिवसात. प्रियाताई, डब्बे आले का डब्बे? राजेश भाऊ, आता तुमच्याकडे नाहीच, तुम्ही कुठून वाटणार आहे? आता तुमच्या चेहऱ्याला पाहून सगळ्यांना दादा, आपला भाऊ, आपला परिवार सारखा वाटणारा व्यक्ती आणि माझी नणंदबाईंनी तिकीट देणार म्हणून ते दर्यापूरचे एक उमेदवाराचं पूर्ण घर लुटून घेतला, स्वतःचं घर भरलं. जाऊ दे, काहीतरी माझे गोरगरिबांना डब्बे दिले तरी दिले. 15 वर्षात पहिल्यांदा माझी महिलांची आठवण आली आणि हळद कुंकू केला. जानेवारी महिन्यात पहिल्यांदा घरातून काहीतरी काढून त्या गोरगरिबां महिलांपर्यंत डब्बे पाठवले, फेकू दिले, पण दिले त्यांच्यापर्यंत पोहोचून. आता सगळ्यांना तिवसा मतदारसंघाच्या सगळे लोकांना मी एवढीच विनंती करते, आज आम्ही ज्या ठिकाणी बसलेलो आहे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या स्थानवर, पवित्र स्थानवर, अरे या स्थानचा आराखडा जर तुम्ही वाचला, या मोजरी आराखड्यामध्ये जेवढा फंड 2014 नंतर आमची सरकारने दिलं, अरे जे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजाचे आराखडा खाऊ शकते तर तुम्ही विचार करा या मतदारसंघाचा किती मोठा वाटोडा माझी नणंदबाईंनी या मतदारसंघात केला असन. अरे जय गुरुदेव म्हणून या पूर्ण मतदारसंघामध्ये सगळे लोकांची सकाळ होते. जय गुरुदेव म्हटल्यानंतर रात्र होते. त्या जय गुरुदेवाला दाग लावणारा काम माझी नणंदबाईंनी म्हणजे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या आराखड्यामध्ये सगळे पैसे खाण्याचं काम माझी नणंदबाईंनी या तिवसा मतदारसंघामध्ये केलं. मी आपल्याला सगळ्यांना विनंती करते, अरे शिकायचं आहे तर नणंदबाईला गोरगरिबांच्या घरी जाऊन शिका की देवाचे सोमर जर त्यांच्या घरी जेवण नसेल ना तर कोरडी एक भाकर आणि त्याच्यावर थोडासा कणभर तूप आणि साखर ठेवून देवाला नमस्कार करतात. पण माझी नणंदबाई अशी आहे की देवासमोरला वाढलेला ताट देवेंद्र फडणवीसजींनी आराखडा जे मोजरीमध्ये दिलं ते खाण्याचं काम सुद्धा माझी नणंदबाईंनी केला. माझे सगळे मतदारांना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती करते की या मतदारसंघाला 10 वर्ष त्याचा विकास मागे पाडण्याचं काम माझी नणंदबाईंनी केलेलं आहे. मी प्रत्येक मतदारांना, माझी महिलांना, युवा वर्गांना विनंती करीन की तिवसा मतदारसंघ जेवढा पवित्र हा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे नावाने आपण सकाळ संध्याकाळी घेऊन करतो तेवढा पवित्र आता येणारे काळामध्ये मतदान देऊन एक पवित्र आमदार तिवसा मतदारसंघाचा बनवला पाहिजे. आपण सगळे बनवणार की नाही? बनवणार की नाही? मतदान करणार की नाही? एवढी कम आवाज नाही पाहिजे. आमचे योगी आदित्यनाथ नेहमी म्हणतात, आमचे मोदीजी नेहमी म्हणतात, आमचे देवेंद्र फडणवीसजी नेहमी म्हणतात
बटोगे बटोगे सगळ्यांचे हात वरती गेले पाहिजे. नुसतं भगवा डोक्यावर नाही, मनामध्ये घेऊन या मैदानात आपल्याला उतरा लागेल. बटोगे तो बटोगे तो. काल एक छोटा परत हैदराबाद वरनं आला संभाजीनगरमध्ये. संभाजीनगरमध्ये काल दिनेश भाऊ त्यांनी सांगितलं आल्यानंतर मेरी घड़ी में 9:45 हो रहे हैं बोलते. मेरी घड़ी में 9:45 हो रहे हैं बोल रहे हैं. सिर्फ 15 मिनट हैं. अरे छोटे ओवैसी तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं. तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं. तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे ओवैसी. सिर्फ 15 सेकेंड. राजेश भाऊ, या मतदारसंघानी फक्त जातीच्या नावाने राहुल गांधींनी विभाजन केला लोकसभामध्ये. त्यांनी म्हटलं की मोदीजी आले तर संविधान संपतील. अरे कोणाचा बाप वरतून खाली उतरला तर संविधानला हात लावू शकत नाही. अरे जोपर्यंत सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा और बाबा का संविधान इस देश में रहेगा. ज्या पद्धतीने राहुल गांधींनी म्हटलं गोरगरिबांना खटाखट 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 खटाखट. किती रुपये किती रुपये आले का तुमच्या खात्यात? अरे आमची सरकार न्याय देणारी सरकार आहे. खोटे आश्वासन देऊन मत घेणारी सरकार नाही. आमची सरकारनी पहिले दिलं आणि मग बहिणींना सांगितलं की आम्ही बहिणी सगळे लोकांबद्दल विचार करतोय. आणि काल आमची महायुतीची सरकारनी देवेंद्र फडणवीसजींनी शिंदे साहेबांनी आणि अजितदादांनी निर्णय घेतला जे 1500 रुपये महिन्याचे आमच्या महिलांना सन्मान निधी आमची लाडकी बहिणा योजनाच्या माध्यमातून भेटतात. ते येणारे काळमध्ये ते 2100 रुपये सगळे महिलांच्या खात्यामध्ये येईल. अरे आमची सरकार देणारी आहे. बरेचसे लोक म्हणतात आम्ही फोकटमध्ये काहीच देणार नाही. अरे फोकटमध्ये या गरीब लोक गोर गरीब लोक काहीच घेत नाही. दिवस रात्र अरे उन्हाचे चटके घेऊन आमचे महिला दिवस रात्र त्या शेतामध्ये राबतात. त्या महिलांना विचारा त्या 1500 रुपयाचं महत्व. जे बाया लग्नामध्ये जाऊन 8-8 तास लोकांचे खाल्लेले भांडे झुटे घासतात त्या बायांना जाऊन विचारा 1500 रुपयाचं महत्व. जे बाया 8-8 तास भंडाऱ्यात लग्नामध्ये उन्हाचे चटके घेऊन भट्ट्याच्या बाजूनी बसतात त्या बायांना जाऊन विचारा 1500 रुपयाचं महत्व. तुम्हाला काय करणार आहे? तुम्ही तिजोऱ्या खाली केल्या स्वतःचे मुलांचे भविष्य बनवण्याकरिता. अरे आमची सरकार तिजोरी म्हणून जे गोरगरिबाचा वाटा सरकार सोबत आहे त्यांना महिन्याची मदत करून करताय. तुमचे मध्ये आणि आमची सरकारमध्ये एवढाच फरक आहे. तुम्ही तुमच्या मुलांची 7 पिढ्यासाठी चोऱ्या केल्या सरकारच्या तिजोऱ्यावरनं आणि आमची सरकारने गोरगरिबांचे घरापर्यंत त्यांची दिवाळी साजरी केली. एवढा मात्र फरक आहे. तुम्ही खाणारे लोक, आमचे सरकार खाऊ देणारी लोक, लोकांचे गोरगरिबांची पोट भरणारी. जे शेतकरी मान सन्मान निधी योजना आहे जे 12,000 रुपये भेटत होते 6,000 रुपया केंद्राकडनं आणि 6,000 रुपया राज्याकडनं ते येणाऱ्या काळामध्ये आमची सरकारने सांगितलं की महिन्याचे 15,000 रुपये प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणारी काळामध्ये ते होईल. मी आपल्याला सांगते जे माझे शेतकरी आहे ज्यांना वाटते की आमच्या मालाला भाव भेटला पाहिजे येणारे काळामध्ये 1 मे अशी सरकार आहे महायुतीची सरकार जे शेतकऱ्यांचे मालाला भाव देण्याकरिता आम्ही सगळे रोडवर तुमच्यासाठी येऊ आणि माझे शेतकऱ्यांचे पिकाला मालाला भाव भेटला पाहिजे त्याकरिता आपण सगळे कष्ट करू. मी आपल्याला आज एवढीच विनंती करायला आली आहे. राहुल गांधी आधी सुद्धा संविधान लाल संविधान कमालच आहे. काँग्रेस वाले
आणि राहुल गांधी लाल संविधान हातात घेऊन फिरताय. त्यांना विचारा संविधानात किती पानं आहे आणि किती आर्टिकल त्या पाण्यामध्ये आहे, ते सुद्धा ते सांगू शकणार नाही. मी आपल्याला विनंती करते, खोटा एकचदा चालते राहुल गांधीजी, नेहमी नेहमी खोटा चालणार नाही. आणि आमच्या सगळ्यांचा विश्वास आहे की महायुतीची सरकार परत 26 नोव्हेंबरला आमच्या महाराष्ट्रामध्ये स्थापना होतील आणि आमच्या मुख्यमंत्री महायुतीतला होतील. होईन की नाही? साथ द्यान की नाही? राजेश भाऊचे सोबत आहे की नाही? हात वरती करून सांगा बरं, किती लोक आहे आमच्या सोबत? हाय ना? अरे लाडकी बहिणा कामीत पडते की नाही पडत? कामी पडताय की नाही पडत आहे? जोरात बोला ना. बायांना म्हटलं आता भांडण करा म्हणून तर पदरच खोसते भांडण. हा, कामी पडताय की नाही? सोबत द्यान की नाही? महाआघाडीला उत्तर द्यान की नाही? माई नणंदबाईला घरी पोळ्या करायला बसवान की नाही? खूप आले नणंदबाईकडे, जेवढं मुलं आहे ना, कडक काय? कडक काय? कडक काय? अरे बोला ना. काय? हे पा आली ना द्यायला, घेऊन घ्यायचे. काय आले तर बम कमवलाय ना, 7 पिढ्यासारखं. आणि काय म्हणते एक इंटरव्ह्यू मध्ये की 1 एकर वावर विका लागते म्हणे मला प्रत्येक इलेक्शन मध्ये. दाखव बरं कोणता वावर विकला, आले इलेक्शन म्हणा, घेऊन आहे वावरचे कागदपत्र, कोणता वावर तू विकला. आणि मी आज सगळ्यांना मनापासून एकच विनंती करीन, ज्या खोटे प्रचारामुळे, ज्या खोट्या नरेटिव्हमुळे माझा पराभव झाला, तुम्ही सगळे बदला घ्यान की नाही? बदला घेणार की नाही? जे खोटे बोलू बोलू या मतदारसंघामध्ये ज्यांनी प्रचार केला, अरे आज जे खासदार झाले आहे ते त्यांच्या घराचा चपराशी झालाय, वॉचमॅन म्हणून रिप्रेझेंट करताय. 25 लाख लोकांचा प्रतिनिधित्व करणारा एक घरामध्ये जाऊन वॉचमॅन सारखा सलामी ठोकत आहे. अरे तसा खासदार हवा होता का आपल्याला? जे तुमचा सम्मान, तुमचा मान, ते घाण कोणाचे घराचे वॉचमॅन म्हणून घाण ठेवलेला आहे. मी आपल्याला हात जोडून विनंती करीन की या मतदारसंघामध्ये कोणाला मतदान करायचं आहे? कमळ. फक्त आमचे राजेश भाऊ, कमळ, प्रवीण भाऊ, केवल भाऊ आणि आमचे चंदू भाऊ, आमचे प्रताप दादा. ओनली कमळ, फक्त कमळ. ते सगळे 15 मिनिट वाले आहे, आपण सगळे बसलेले 15 सेकंड वाले आहे. एवढंच सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं. आणि आमचे सगळ्यांनी शांतपणे बसून घ्या. स्वागत आहे. भारत माता की, भारत माता की जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, जय श्रीराम. माननीय योगी जी जिस नाथ पंथ के शिरोमणि हैं, उस नाथ पंथ के राष्ट्र संत टुकड़ों जी महाराज की इस पावन भूमि में मैं उनका स्वागत करती हूँ. मैं माननीय खासदार डॉक्टर अनिल जी बोंडे साहब से निवेदन करती हूं कि वे माननीय योगी जी का स्वागत करेंगे. माननीय जिलाध्यक्ष खासदार डॉक्टर अनिल जी बोंडे साहब से निवेदन है कि वे परमादरणीय योगी जी आदित्यनाथ जी का स्वागत करेंगे.
जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं राजेश जी वानखेड़े जो उम्मीदवार है महायुति के, उनसे निवेदन करूंगी कि वे माननीय योगी जी को ग्राम गीता एवं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का साहित्य भेंट करेंगे। जी, माननीय डॉक्टर अनिल बोंडे साहब को निवेदन है कि वे ग्राम गीता का भेंट करेंगे। माननीय राजेश जी वानखेड़े को निवेदन है कि वो शिव प्रतिमा माननीय योगी जी को भेंट करेंगे। इसके पश्चात महायुति के तिवसा विधानसभा के अधिकृत उम्मीदवार राजेश जी वानखेड़े से निवेदन है कि वे चंद मिनटों में अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवराय, हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे, श्रद्धेय अटलजी यांच्या स्मृतीस अभिवादन करतो। आज महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ हिंदुत्वाची ज्वलंत तोफ उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथजी आपल्या सर्वांमध्ये उपस्थित आहे। मंचावर उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष, राज्यसभेचे खासदार डॉक्टर अनिलजी बोंडे, त्याचबरोबर या लोकसभा मतदारसंघाच्या माजी खासदार, भाजपच्या नेत्या नवनीतताई राणा, दिनेशजी सूर्यवंशी, शिवराजजी कुलकर्णी, प्रमोद भाऊ कोरडे आणि मोर्शी मतदारसंघाचे आमदार चंदूभाऊ यावलकर, धामणगाव मतदारसंघाचे आमदार उमेदवार आमदार श्री प्रतापभाऊ अडसळ आणि आदरणीय मंच, सर्व उपस्थित बांधवांना माझा जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम, जय श्रीराम। पंचवीस वर्षापासून या विधानसभा मतदारसंघावर एकाच घराण्याचं राज्य आहे। त्यांची हुकुमशाही, त्यांची गुंडशाही, त्यांची हिटलरबाजी संपवण्यासाठी मी या निवडणुकीत उभा आहे। माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, अमित शाह, जे.पी. नड्डाजी यांनी माझ्यावर विश्वास टाकला। त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, बावनकुळे साहेब यांनी मला उमेदवारी दिली, त्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे। आपण सर्वांनी या मतदारसंघात होत असलेल्या अन्यायासाठी, ही धनशक्ती विरुद्ध जनशक्तीची लढाई आहे। या जनशक्तीच्या लढाईत आपण एक जन आंदोलन उभं करून या मतदारसंघात या काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव करूया। आपण सर्वांना माहित आहे की गुरुदेव राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विकास आराखडा, त्याचबरोबर रुक्मिणीचा आराखडा, माता रुक्मिणीचा आराखडा, त्यानंतर गाडगे महाराजांचा आराखडा फक्त टक्क्यांसाठी उभा झाला। आजपर्यंत एकही वास्तू त्या आराखड्याची या जे लोक आहेत, आपल्या अनुयायी आहेत गाडगे बाबांचे आणि तुकडोजी महाराजांचे, यांच्या कोणताही उपयोगी पडलेला नाही। फक्त टक्के खाण्यासाठी राजकारण होत आहे। आणि ते म्हणतात की भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आलं त्यावेळेस पासून मला पैसे दिले नाही। अरे, तुम्हाला जे मतदारसंघासाठी पैसे दिले
जो निधी उपलब्ध करून दिला त्यात फक्त तुम्ही टक्के खाण्याचं काम केलं आणि आपली पिलावळं पोचली. म्हणून आजी आपल्या सर्वांना विनंती आहे की येणाऱ्या 20 तारखेला होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार म्हणून मला प्रचंड बहुमताने विजय कराल अशी आशा बाळगतो आणि अशी विनंती करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आप सभी जानते हैं जब चाइना ने भारत भू पर आक्रमण किया था तब यहीं से राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने चीन को ललकारा था. भाइयों और बहनों, आज फिर इसी भूमि से एक योगी की ललकार गूंजेगी विरोधियों को, विद्रोहियों को अपनी सबक सिखाने के लिए. और इसलिए जिनकी जिह्वा पे मां सरस्वती का वास है, राष्ट्र चेतना के प्रखर पर माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इनको मैं निवेदन करती हूं कि वे हमें मार्गदर्शन करें. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की. वंदे वंदे वंदे. राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर उपस्थित पूज्य संत श्री माधवदास जी महाराज, दत्त गिरी जी महाराज, वासुदेवानंद गिरी जी महाराज, राज्यसभा के माननीय सांसद जिलाध्यक्ष श्री अनिल जी बोड़े और अमरावती की आवाज को जिन्होंने लोकसभा में पूरे देश के अंदर पहुंचाया था, ऐसी पूर्व सांसद श्रीमती नवनीत जी राणा, जनार्दन पंथ बोथे जी, विधायक श्री रवि जी राणा, तिवसा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी श्री राजेश वानखेड़े जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, महायुति गठबंधन से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरा पर आप सबके साथ संवाद बनाने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है. मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराष्ट्र की इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मां तुलजा भवानी और भगवान पिठोवा के आशीर्वाद की इस पावन धरा को नमन करता हूं. तिवसा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी बंधुगण का हृदय से अभिनंदन करता हूं. बहनों और भाइयों, हम लोग तिवसा में खड़े हैं. राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने जिस धरा से राष्ट्र धर्म का शंखनाद किया था, मैं राष्ट्र धर्म की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोग होते हैं भारत के अंदर
जो भारत के अंदर जब भी हमारा कोई शोभा यात्रा निकलती है, कोई पर्व और त्योहार, पावन पर्व आता है, कहीं रामनवमी का, कहीं पर कोई अन्य धार्मिक शोभा यात्रा निकल रही होती है, उस समय उन्हें उस शोभा यात्रा को देख करके गर्व के और श्रद्धा का भाव आने की बजाय वे पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए दिखाई देते हैं। भारत आज दुनिया के अंदर एक महाशक्ति बनकर के आगे बढ़ रहा है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं भारत की चिंता करने की बजाय वे पाकिस्तान और फिलिस्तीन के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। और इसलिए उनको कहने के लिए मैं आज आया हूं, उन्हीं को बताने के लिए आया हूं कि अगर हम भारत के अंदर हैं तो हमारा एक धर्म होना चाहिए, और राष्ट्र धर्म होना चाहिए, और राष्ट्र धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं होना चाहिए। इसी राष्ट्र धर्म की स्थापना के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। इसी राष्ट्र धर्म के लिए तानाजी महाराज ने और संभाजी महाराज ने अपना संघर्ष किया था, और इसी राष्ट्र धर्म की स्थापना के लिए माता जीजाबाई ने एक नई प्रेरणा दी थी। यही राष्ट्र धर्म है जो छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्थ गुरु रामदास ने प्रेरणा प्रदान करके आगे बढ़ाया था, और यही राष्ट्र धर्म है जो राष्ट्र धर्म जिसको राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने इस क्षेत्र से पूरे देश के अंदर फैलाने का कार्य किया था। महाराष्ट्र की धरती इस दिशा में बहुत सौभाग्यशाली है। इसने राष्ट्रवीरों को दिया है। इस धरा ने शौर्य और पराक्रम के लिए भारत के लिए लड़ने वाले वीरों की एक लंबी श्रृंखला दी है। तो इस धरा ने राष्ट्र संतों को भी दिया है। ये वही धरा है जिसने समाज सेवी भी देश को उसके अनुसार प्रदान किए हैं, और इसलिए महाराष्ट्र की इस धरा को कौन ऐसा भारतीय होगा जो श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ अभिनंदन न करना चाहता होगा। यही तो धरती है, यही तो धरा है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश को दिए। यही तो धरा है जिसने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र की धरा ने ही देश को दिया था। यह वही धरा है जिसने वीर सावरकर, जिन्हें एक जन्म में 2-2 आजीवन कारावास की सजा हुई थी, भारत की आजादी के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, वीर सावरकर की इस धरा को भी मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब महाराष्ट्र विधानसभा का यह चुनाव चल रहा है, 2 महागठबंधन आमने सामने हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए महायुति गठबंधन के रूप में आपके सामने अपने मुद्दों, अपने मूल्यों और अपने आदर्शों के साथ है, और दूसरी तरफ महाअगाड़ी गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में। और जब महाअगाड़ी की बात आती है तो मैं कहता हूं ये महाअगाड़ी नहीं, यह महाअनाड़ी गठबंधन है। महाअनाड़ी इसलिए क्योंकि जिसको राष्ट्र धर्म की चिंता नहीं, जिसे अपने संतों, महापुरुषों
समाजसेवियों के मान मूल्यों के लिए मर्यादाओं की चिंता नहीं, जिसे राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता नहीं, जिसे युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं, जिसे बहन और बेटियों की सुरक्षा की चिंता नहीं, ऐसा महा अनाड़ी गठबंधन जिसको नेतृत्व दे रही है कांग्रेस, उस कांग्रेस से अब देश को कोई अपेक्षा रखनी भी नहीं चाहिए। आपने कांग्रेस के नेताओं के चरित्र को देखा है, कैसे आजादी के बाद से लेकर के आज तक लगातार राष्ट्रीय मूल्यों के साथ खिलवाड़ करना इसकी प्रवृत्ति बन चुकी है। जब भी भारत संकट में आता है, कांग्रेस के नेता भारत छोड़ करके दुनिया के अंदर अपनी पिकनिक मनाते हैं। आपने राहुल गांधी को देखा होगा, जब देश में संकट आता है, राहुल जी इटली में होते हैं, भारत में नहीं होते। दुनिया के अंदर जाते हैं, भारत की निंदा करते हैं, भारत के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, भारत को कोसने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। और जब भी भारत के मूल्य और आदर्शों की स्थापना की बात आती है, कौन नहीं जानता है कि अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग के जितने भी बैरियर थे, ये सब कांग्रेस ने स्थापित किए थे। ये सभी बैरियर कांग्रेस ने लगाए थे। कौन नहीं जानता है देश के अंदर आतंकवाद की शुरुआत कश्मीर में धारा 370 से प्रारंभ होती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोध के बावजूद कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने धारा 370 को जबरदस्ती भारत के संविधान में जोड़ा था। कौन नहीं जानता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में परास्त करने का कांग्रेस का षड्यंत्र। कौन नहीं जानता है कांग्रेस को नीतियों को, जो उसने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा से वंचित करने के लिए तमाम षड्यंत्र किए थे, समय समय पर षड्यंत्र किए थे। और आज भी कांग्रेस वही कर रही है। ये वही कांग्रेस है जो कहती थी कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। ये वही कांग्रेस है जो लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती थी। और आज यह महाअगाड़ी गठबंधन महाअनाड़ी गठबंधन के रूप में इस चुनाव में आपके सामने है। इनके पास न कोई मूल्य है, इनके पास न कोई आदर्श है, इनके पास महाराष्ट्र और भारत के लिए भविष्य की कोई योजना नहीं। सत्ता इनके लिए भ्रष्टाचार का एक जरिया है, सत्ता इनके लिए लूट खसोट का एक जरिया है, सत्ता इनको अराजकता पैदा करने, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए आतंकवाद नक्सलवाद को बढ़ावा देना इनका एक मात्र इनका जरिया बनता है। और इसीलिए एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व का ये महानाड़ी गठबंधन और दूसरी तरफ महायुति महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, ये सभी मिलकर के इस चुनाव में आपके बीच में है। बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष में आपने भारत को एक नए भारत के रूप में देखा होगा। सुरक्षा की अगर आप देखें तो सुरक्षा जो कांग्रेस की सरकार के समय राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पे लगी थी, पाकिस्तान भारत के अंदर विस्फोट करता था, आतंकवाद को भड़काता था, अराजकता को भड़काता था, जब मर्जी सीमा पार करके भारत के अंदर घुसपैठ करके सुरक्षा बलों के जवानों पर हमला करता था। लेकिन आपने देखा होगा आज पाकिस्तान भी जानता है कि उसकी कोई भी नाजायज हरकत का दुष्परिणाम क्या होगा। वह भी जानता है कि अगर मैंने कोई भी हरकत की तो अगले ही दिन, अगले 24 घंटे के अंदर भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर
सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान का काम तमाम कर देंगे। और इसलिए अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहता है कि जान बख्शो, भारत हम पर कभी भी हमला कर सकता है। भयो बिनु होई न प्रीति, ये वही स्थिति है। बहन और भाइयों, आपने 3 दिन पहले का वह समाचार सुना होगा जब सीमा पर चीन की सेना पीछे हट रही है और भारत की सेना वहां पर गश्त कर रही है। ये नया भारत है, ये नया भारत है। किसी के सामने झुकता नहीं है, पीछे हटता नहीं है और दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना भी जानता है। ये नया भारत है। कांग्रेस के द्वारा दिए गए आतंकवाद के दंश को, धारा 370 को कश्मीर से हटा करके समाप्त करने का मादा रखता है। ये नया भारत है। अपमान का घूंट पी करके चुपचाप नहीं बैठता है। किसी कालखंड में किन्हीं परिस्थितियों के कारण अगर विधर्मियों ने कोई कार्य किया है ऐसा जो अपमानजनक है, तो उसका परिमार्जन करने का मादा भी रखता है। और वह मादा रखा है अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। 500 वर्षों के बाद इस दीपावली को भगवान राम ने अपनी जन्मभूमि पर दीपावली के उत्सव को देखा। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसका सिर गौरव के साथ फूला नहीं हो? कौन ऐसा भारतीय है जिसको गौरव की अनुभूति न हुई हो? क्योंकि ये नया भारत है। ये नया भारत विकास भी कराता है, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे भी बढ़ाता है। ये नया भारत है जो अपने आन मान और शान की रक्षा करना जानता है। और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने वो करके दिखाया है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे आज यही कहने के लिए आया हूं, ये जो विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, ये महाराष्ट्र के अंदर का ये चुनाव इसी बात को लेकर के है। कैसा महाराष्ट्र हमें चाहिए, किस प्रकार का महाराष्ट्र हमें चाहिए? जिन मूल्यों, जिन आदर्शों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी, उन मूल्यों और उन आदर्शों का पालन कौन कर रहा है? महायुति गठबंधन कर रहा है या महाअघाड़ी? और अगर आप देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के मूल्यों और आदर्शों का कोई एक गठबंधन अपना आदर्श मान करके उनसे प्रेरणा प्राप्त करके कार्य कर रहा है तो वह महायुति गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का। छत्रपति शिवाजी महाराज, तुकोजी महाराज, संभाजी महाराज, उत्तर प्रदेश में त्यात्या टोपे हो या फिर उत्तर प्रदेश की झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष हो, ये सभी तो हमें उन्हीं मूल्य और आदर्शों की स्थापना की प्रेरणा प्रदान करते हैं जिसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और उसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में जब औरंगजेब जैसा दुष्ट और बर्बर आक्रांता भारत के अंदर शासन कर रहा था, उसकी सत्ता को चुनौती दी थी। उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। पूरे भारत के लिए वो एक प्रेरणा बनी। और इसीलिए मुझे याद है जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, मैं आगरा में गया था। आगरा में मैं जब निरीक्षण कर रहा था, मुझे बताया गया कि यहां पे एक मुगल म्यूजियम बन रहा है।
मैंने कभी मुगल का भारत से क्या संबंध है, आगरा से क्या संबंध है। मुझे बताया गया कि औरंगजेब ने यहां पर रह करके बहुत दिनों तक शासन किया था। हमने कहा उनका संबंध क्या है भारत से। हमने कहा भारत का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नाम बदलो, म्यूजियम का नाम बदलो। ये मुगल कालखंड और स्थापत्य का नहीं बनना चाहिए, बल्कि मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक बनना चाहिए। और बहनों और भाइयों, हम लोगों ने इस पूरे म्यूजियम का पूरा आर्किटेक्ट ही बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति को वहां जीवंत करने का काम किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को उस समय कितना संघर्ष करना पड़ा था, एक एक व्यक्ति को जोड़ना पड़ा था, एक एक व्यक्ति को अपने साथ खड़ा करना पड़ा था, एक एक नागरिक को जाति के नाम पर नहीं, क्षेत्र के नाम पर नहीं, भाषा के नाम पर नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तक और महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश और भारत के तमाम अन्य क्षेत्रों तक उस समय उन्होंने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए हिंदवी स्वराज के लिए सभी हिंदू राजाओं को एकत्र करने का काम किया था। तब औरंगजेब जैसा बर्बर विदेशी आक्रांता भी उस कालखंड में न चाहते हुए भी पराजय का मुंह देखने के लिए मजबूर हुआ था। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही कह रहा हूं, ये इतिहास हम सबको यही प्रेरणा दे रहा है। तमाम लोग आपके पास आएंगे, तमाम मुद्दों को उठाएंगे, तमाम बातें आपके सामने कहेंगे, और मैं तो केवल एक लाइन में अपनी बात कह रहा हूं, और एक लाइन की बात यही है कि बंटो मत। बंटो मत। बंटे थे तो कटे थे, एक है नेक है। यानी बंटे थे तो कटे थे, आज एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ हैं। और जब तक एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, आपकी शोभा यात्रा पे कोई पथराव नहीं करेगा। पथराव करने वाला आपके आगे आगे झाड़ू लगा करके सफाई करते हुए जाएगा। जो लोग कहते थे राम हुए ही नहीं, अब उनको भी भगवान राम याद आने लग गए हैं। अब वे भी कहते हैं कि हम भी तो, राम तो सबके हैं। अब उनको भी राम याद आने लग गए। लेकिन भगवान राम के मंदिर के लिए इस देश के हिंदू समाज को लंबा संघर्ष करना पड़ा था, और मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 7 वर्ष के अंदर ये सफलता प्राप्त हो गई। मात्र 7 वर्ष। 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 2017 में मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास किया, और 22 जनवरी 2024 को 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए। और अगर फिर से एक रहेंगे तो मथुरा भी और काशी भी इंतजार कर रहा है। और हम लोग इसीलिए बार बार कहते हैं कि लड़ो नहीं और बंटो नहीं। ये लड़ाने वाले, ये बांटने वाले लोग कभी आपके साथ कभी खड़े नहीं होने वाले हैं, कभी नहीं खड़े होंगे। मैं देख रहा था यहां पर अमरावती में, जब
श्रीमती नवनीत राणा यहां पर हनुमान चालीसा के लिए भी संघर्ष कर रही थी। याद करिए, जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि चुनाव राष्ट्र धर्म का चुनाव है। हमारा सब कुछ देश के नाम होना चाहिए, हर काम देश के नाम। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई मायने नहीं रखता हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व। हमारा सब कुछ देश के लिए होना चाहिए। जो देश के हित में है वो हमारे हित में है, जो देश के विरुद्ध है वो हमारे भी विरुद्ध है। और इसी संकल्प के साथ हम सबको महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव को भी लेना है। अगर देश के हित में महायुति गठबंधन की सरकार आनी है तो हर हाल में आनी है, हर हाल में लानी है। और यही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री राजेश वानखड़े जी आपके बीच में, यहां पर आपको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर दिया है। बहनों और भाइयों, विकास कराना हो, लोक कल्याणकारी कार्य कराना हो, विरासत और विकास के अद्भुत समन्वय को आगे बढ़ाना हो, या राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना हो, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आप सबसे मेरी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, श्री राजेश वानखड़े तिवसा विधानसभा क्षेत्र से, धानम गांव विधानसभा क्षेत्र से श्री प्रताप अड़सठ, मोरसी विधानसभा क्षेत्र से श्री उमेश उर्फ चंदू यावलकर, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हैं। इन सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद देंगे इनको, आशीर्वाद देंगे। दोनों हाथ उठा करके मेरे सामने बोलिए, जहां तक है आवाज उठा करके मेरे सामने बोले। तीनों प्रत्याशी आगे आओ, इनको विजयी बना के भेजेंगे, भेजेंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद योगी जी। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं। माननीय योगी जी ने यहाँ आकर विजय सुनिश्चित किया है, मैं उनकी हृदयपूर्वक आभारी हूँ।